So now we are going to discuss effects of histamine. So हिस्टामिन अपने इफेक्ट किस तरह शो करती है? फार्माकोडायनामिक्स में आई टोल्ड यू कि कोई भी चीज़ अपना इफेक्ट कब शो करती है? अपने रिसेप्टर्स के ऊपर एक्ट करके, ठीक है। तो हिस्टामिन भी अपना इफेक्ट कब शो करेगी? जब वो रिसेप्टर्स के ऊपर एक्ट करेगी, ठीक है। और ये रिसेप्टर्स हमारे पास क्या होते हैं? याद रखना है, ये किस टाइप के रिसेप्टर्स होंगे? दीज ऑल रिसेप्टर्स आर जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर्स। जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर्स। अब जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर्स क्या होते हैं? लेट्स डिस्कस। जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर बेसिकली क्या होते हैं? देखो, जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर, नाम से ही जाहिर है ये हमारे पास क्या है? जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर्स, यानी कि ये वो रिसेप्टर्स हैं जो कि कपल हुए हैं, बाउंड हुए हैं किसके साथ? जी प्रोटीन के साथ। ऑलराइट, जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर्स। अब बेसिकली होता क्या है? जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर्स हमारे पास कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? दे आर प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। सो इनका एक एक्स्ट्रा सेलुलर पोर्शन होता है और एक इंट्रा सेलुलर पोर्शन होता है। और हमें ये भी पता है कि एक्स्ट्रा सेलुलर पोर्शन के ऊपर हमारे पास क्या होता है? एक्स्ट्रा सेलुलर पोर्शन हैज ड्रग बाइंडिंग साइट, जिसके ऊपर आकर क्या करती है? ड्रग बाइंड करती है। ऑल राइट, सो वी हैव ड्रग बाइंडिंग साइट एट एक्स्ट्रा सेलुलर पोर्शन। और जो इनका इंट्रासेलुलर पोर्शन होता है विच इज टुवर्ड्स द साइटोप्लाज्म, तो इंट्रासेलुलर पोर्शन इधर हमारे पास क्या होता है? जी प्रोटीन होता है। दैट्स व्हाई वी कॉल देम जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर्स, ठीक है। सो इंट्रासेलुलर पोर्शन के तरफ इनके पास क्या होता है? जी प्रोटीन होता है। अब याद रखना है, जी प्रोटीन इज ऑफ 3 टाइप्स, ठीक है। ये आपके पास जी एस भी होते हैं, मीन्स जी स्टिमुलेटरी। ये हमारे पास जी आई भी होते हैं, मीन जी इनहिबिटरी। एंड ये हमारे पास जी क्यू भी होते हैं, ठीक है। अब ये जो जी एस है और जी आई है, याद रखना है ये हमारे पास स्टिमुलेटरी जी प्रोटीन्स हैं। जो हमारे पास जी आई है, इट इज इनहिबिटरी जी प्रोटीन। इनहिबिटरी मतलब ये किसी भी चीज को क्या करेगा? इनहिबिट करेगा, सुप्रेस करेगा, डीप्रेस करेगा, ठीक है। सो इतनी चीजें याद रखना है, ठीक है। अब हमारे पास बेसिकली होता क्या है? ये जी प्रोटीन्स की 3 टाइप्स हैं, ठीक है। और ये हमारे पास एक्ट किस तरह से करती हैं? अब हमने बात की जी एस क्या है? स्टिमुलेटरी है, और जी आई क्या है? इनहिबिटरी है। सो याद रखना है, जो कॉमन इफेक्टर है जिसके ऊपर जाकर ये दोनों एक्ट करते हैं, दैट इज एडेनाइल साइक्लेज। हम कह सकते हैं कॉमन इफेक्टर इज एडेनाइल साइक्लेज। कॉमन इफेक्टर क्या है? एडिनाइल साइक्लेज। अब इस एडिनाइल साइक्लेज को जीएस क्या है? स्टिमुलेटरी है। इस एडिनाइल साइक्लेज को जीएस जाके स्टिमुलेट करेगा, जीआई क्या करेगा? जीआई इसको इनहिबिट करेगा। ऑल राइट, जब आपके पास जीएस ने इसको स्टिमुलेट किया तो एडिनाइल साइक्लेज से आपके पास बनेगा साइक्लिक एएमपी। ऑल राइट, और ये साइक्लिक एएमपी क्या है? इट इज सेकेंड मैसेंजर, ठीक है। सेकेंड मैसेंजर हमारे पास क्या होता है? सेकेंड मैसेंजर इज समथिंग विच इज प्रोड्यूस्ड विद इन द सेल आफ्टर द रिसेप्टर हैज ऑलरेडी बाउंड टू द ड्रग मॉलिक्यूल, ठीक है। यानी कि जब आपके पास इस जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर के एक्स्ट्रा सेलुलर पोर्शन के ऊपर ड्रग आकर बाइंड करेगी, एज अ रिजल्ट हमारे पास क्या होगा? ये जीएस जाकर किसको स्टिमुलेट करेगा? एडेनाइल साइक्लेज को। एंड दिस एडेनाइल साइक्लेज विल प्रोड्यूस साइक्लिक एएमपी, ठीक है। ये साइक्लिक एएमपी आगे से जाके प्रोटीन काइनेसिस पे एक्ट करेंगे और अपना फिजियोलॉजिकल फंक्शन परफॉर्म करेंगे। ऑल राइट, जीआई क्या करेगा? जीआई इस एडिनाइल साइक्लेज को क्या करेगा? इनहिबिट करेगा। ऑल राइट, नेक्स्ट हमारे पास क्या है? जी क्यू हमारे पास हमने क्या कहा? ये भी स्टिमुलेटरी है। अब ये किसको स्टिमुलेट करेगा? याद रखना है, जी प्रोटीन जो है वो स्टिमुलेट करता है। ये जी प्रोटीन हमारे पास ये भी स्टिमुलेटरी है, और ये जी प्रोटीन किसको स्टिमुलेट करेगा? इसका इफेक्टर हमारे पास होता है, ये हमारे पास कॉमन इफेक्टर क्या है? ऑफ जी एस एंड जी आई, यानी कि जी आई इनहिबिट करेगा और जी एस स्टिमुलेट करेगा। अगर हम जी क्यू के कॉमन इफेक्टर की बात करें तो ये जी क्यू का इफेक्टर क्या है? जी क्यू इफेक्ट करता है फॉस्फोलाइपेज सी के ऊपर। किसके ऊपर? फॉस्फोलाइपेज सी के ऊपर एक्ट करता है। एज अ रिजल्ट ये फॉस्फोलाइपेज सी आगे से 2 सेकेंड मैसेंजर्स बनाएगा। वो 2 सेकेंड मैसेंजर्स कौन कौन से हैं? वो 2 सेकेंड मैसेंजर्स हैं IP3 which is known as inositol ट्राइफॉस्फेट। ऑल राइट, और ये हमारे पास बनाएगा डैग, डाई एसाइल ग्लाइसेरोल, ठीक है। सो आप लोग यहां तक याद रखना, ठीक है।
हमारे पास क्या है, जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर का एक्स्ट्रा सेलुलर पोर्शन होता है जिसके ऊपर ड्रग बाइंडिंग साइट होती है। जब इसके ऊपर ड्रग आके बाइंड करेगी तो ये 3 टाइप का होता है, जीएस, जीआई एंड जीक्यू। जीएस और जीक्यू क्या है, स्टिमुलेटरी है, जबकि जीआई इनहिबिटरी है। अब जीएस और जीआई का इफेक्टर क्या है, किसके ऊपर जाकर एक्ट करेंगे, ये आपके पास एडिनाइल साइक्लेज को एक्टिवेट भी करते हैं और इनहिबिट भी करेंगे। जब एडिनाइल साइक्लेज एक्टिवेट होगा तो साइक्लिक एएमपी बनेगा, ये बात याद रखनी है। और जब जीक्यू जाके फॉस्फोलाइपेज सी को एक्टिवेट करेगा, क्योंकि ये स्टिमुलेटरी है, तो ये आईपी3 बनाएगा और डैग बनाएगा। इज दैट क्लियर? ओके, सो हमारे पास जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर्स को हमने डिस्कस कर लिया। नाउ हिस्टामिन के हमारे पास 4 तरह के रिसेप्टर्स होते हैं, ठीक है। हिस्टामिन के हमारे पास कौन कौन से रिसेप्टर्स होते हैं, H1 रिसेप्टर्स, H2 रिसेप्टर्स, H3 रिसेप्टर्स एंड H4 रिसेप्टर्स, ठीक है। और ये सारे के सारे क्या है, दीज ऑल आर जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर्स। और हमने जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर्स में देखा 3 टाइप्स के होते हैं, जी स्टिमुलेटरी, जी इनहिबिटरी और जी क्यू, ठीक है। सो अगर हम बात करें H1 रिसेप्टर्स की, सो याद रखना है ये हमारे पास क्या है, जी क्यू टाइप है GPCR की। ऑल राइट, GPCR स्टैंड्स फॉर जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर्स। अगर हम H2 की बात करें तो ये हमारे पास क्या है, GS है, यानी कि जी स्टिमुलेटरी है। अगर हम H3 की बात करें सो ये हमारे पास क्या है, GI टाइप है। और H4 हमारे पास क्या है, इट इज ऑल्सो ऑफ GI टाइप। ऑल राइट, और मैंने आपको कहा था कि GQ और GS क्या है, दे आर स्टिम्युलेटरी, जबकि GI क्या है, GI हमारे पास इनहिबिटरी है, ठीक है। और हमने ये भी डिस्कस किया था कि GQ हमारे पास, GQ का इफेक्टर क्या था, GQ का इफेक्टर हमारे पास था फॉस्फोलाइपेज सी। फॉस्फोलाइपेज सी के ऊपर एक्ट करके 2 सेकंड मैसेंजर्स प्रोड्यूस करवा रहा था। अब चूंकि ये जी स्टिम्युलेटरी है, सॉरी GQ है लेकिन ये स्टिम्युलेटरी है, सो ये हमारे पास क्या करेगा, IP3 की भी प्रोडक्शन ज़्यादा करवाएगा और ये हमारे पास डैग की प्रोडक्शन भी ज़्यादा करवाएगा। ऑल राइट, H2 की हमने बात की तो H2 क्या है, GS यानी कि जी स्टिमुलेटरी है। एंड आई टोल्ड यू कि जी स्टिमुलेटरी का कॉमन इफेक्टर क्या था, एडिनाइल साइक्लेज। और ये एडिनाइल साइक्लेज क्या करता है, साइक्लिक AMP की प्रोडक्शन करवाता है। चूंकि स्टिमुलेटरी है तो साइक्लिक AMP की प्रोडक्शन को ज़्यादा करेगा। जबकि ये जो हमारे पास GI और H3 और H4 है, ये GI टाइप है। और GI क्या कर रहा था, GI एडिनाइल साइक्लेज को इनहिबिट कर रहा था। मींस के ये दोनों ही हमारे पास क्या करते हैं, साइक्लिक AMP की प्रोडक्शन को क्या करते हैं, कम करते हैं, डिक्रीज करते हैं। ऑल राइट, सो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट रिसेप्टर्स हैं दैट आर H1 रिसेप्टर्स एंड दे हैव वैरायटी ऑफ फंक्शंस, ठीक है। अब H1 रिसेप्टर्स के क्या क्या फंक्शन होते हैं, ठीक है। H1 रिसेप्टर के फंक्शन ये होते हैं कि जब आपके पास हिस्टामिन आके H1 रिसेप्टर्स के ऊपर बाइंड करेगा तो ये आपके पास क्या कॉज करेगा, इट विल मीडिएट एलर्जिक रिस्पॉन्स। ये क्या करेगा, इसका कैसा रिस्पॉन्स होगा, जब हिस्टामिन आपके पास H1 रिसेप्टर्स के ऊपर आएगी तो ये कौन सा रिस्पॉन्स शो करेगी, एलर्जिक रिएक्शंस होंगे, एलर्जिक रिस्पॉन्स होगा, ठीक है। इसके अलावा हमने बात की ये जो रिसेप्टर्स होते हैं ना, ये H1 रिसेप्टर्स, ये हमारे पास मसल्स के अंदर भी प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। सो मसल्स के अंदर ये क्या कॉज करेंगे, दे विल कॉज मसल कॉन्ट्रैक्शन। ऑल राइट, जब मसल कॉन्ट्रैक्शन कर रहे हैं तो हम कह सकते हैं कि ये हमारे पास क्या कॉज करते हैं, ये हमारे पास ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन कॉज करते हैं, ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन। ऑल राइट, और ये हमारे पास क्या कॉज करते हैं, ये हमारे पास वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन भी कॉज करते हैं, दे विल ऑल्सो कॉज वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन। दिस इज अ ब्लड वेसल, ठीक है। और ये ब्लड वेसल का क्या है, ये ब्लड वेसल का एंडोथीलियम है, ठीक है। एंडोथीलियम क्या है, एंडोथीलियल सेल से मिलकर बना हुआ है, ऐसा ही है, ठीक है। और इस एंडोथीलियम के नीचे हमारे पास मसल्स प्रेजेंट होती हैं, ठीक हो गया। H1 रिसेप्टर्स हमारे पास एंडोथीलियल सेल्स के ऊपर भी प्रेजेंट होते हैं। जब यहाँ पे हिस्टामिन आएगा तो ये जो एंडोथीलियल सेल्स हैं दे विल रिलीज नाइट्रिक ऑक्साइड, ठीक है। ये नाइट्रिक ऑक्साइड हमारे पास मसल्स के अंदर जाएगी एंड इट कॉज वेजोडाइलेशन, इट कॉज वेजोडाइलेशन। सो अगर मैं बोलूं कि हमारे पास अगर डायरेक्टली एक्ट करता है हिस्टामिन जाके ब्लड वेसल्स के ऊपर, डायरेक्टली कब एक्ट करेगा, इन केस ऑफ इंजरी, जब आपके पास एंडोथीलियम ही नहीं होगा, ठीक है। जब एंडोथीलियम नहीं होगा तो डायरेक्ट जाके एक्ट करेगा ब्लड वेसल के ऊपर, एज अ रिजल्ट वो आपके पास क्या कॉज करता है, वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन कॉज करता है, वहां पर ब्लड कम आएगा, एज अ रिजल्ट ब्लीडिंग भी कम होगी, ठीक है। लेकिन हमारे पास जब
एंडोथीलियम इंटेक्ट है, यानी कि नॉर्मल ब्लड वेसल है, किसी किस्म की कोई इंजरी नहीं हुई, तो यहाँ पे हमारे पास एंडोथीलियल सेल्स के ऊपर H1 रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं। जब आके हिस्टामिन H1 रिसेप्टर्स के ऊपर बाइंड करेगा तो ये जो एंडोथीलियल सेल्स हैं ये हमारे पास क्या रिलीज करेंगे, नाइट्रिक ऑक्साइड को रिलीज करेंगे। यही नाइट्रिक ऑक्साइड आगे से मसल्स में जाएगी और ये हमारे पास क्या कॉज करेगी, वेजोडाइलेशन कॉज करेगी। सो इन केस ऑफ डैमेज्ड it will cause vasoconstriction, and in case of intact endothelium it will cause vasodilation. So we can say that histamine will cause both vasoconstriction and vasodilation. ठीक हो गया। इसके अलावा हमने बात की ना कि हमारे पास हिस्टामिन ब्रेन के अंदर प्रेजेंट होती है, ऐसा ही है। सो याद रखना है ये जो H1 रिसेप्टर्स हैं ये हमारे पास ब्रेन के अंदर भी प्रेजेंट होते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर प्रेजेंट होते हैं, और वहां पर इनका काम क्या होता है, दे आर इन्वॉल्व्ड इन सर्कैडियन रिदम। ये हमारे पास क्या करते हैं, स्लीप वेक साइकिल को मेंटेन रखते हैं। ऑलराइट, इसके अलावा हमने बात की थी कि दे आर आल्सो इन्वॉल्व्ड इन मेमोरी। ठीक है, सो याद रखना है H1 रिसेप्टर्स मेमोरी के लिए भी, जब आपके पास हिस्टामिन जाके H1 रिसेप्टर्स के ऊपर बाइंड करता है तो आपके पास मेमोरी भी इंक्रीज होती है। ठीक है, मेमोरी में भी हेल्प करते हैं। सो याद रखना है अगर आपके पास एक बंदा है उसके ऊपर उसके अंदर जो H1 रिसेप्टर्स हैं दे आर ब्लॉक्ड, राइट, so he will have sedation or memory loss. sedation मतलब a state of reduced consciousness, वो होश में थोड़ा कम होगा, सही है। सो वो बंदे जिनके अंदर H1 रिसेप्टर्स ब्लॉक हो जाएंगे या नहीं होंगे या किसी किस्म से किसी वजह से डिस्ट्रॉय हो गए हैं, सो उनके अंदर मेमोरी कम होगी। इसके अलावा हमने बात की थी कि हमारे पास हिस्टामिन GIT सेल्स भी रिलीज कर रहे थे, ऐसा ही था। सो हमारे पास ये H1 रिसेप्टर स्टमक सेल्स के अंदर भी प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, जिसकी स्टमक सेल्स के अंदर क्या करते हैं, ये आपके पास गैस्ट्रिन को इंक्रीज करते हैं। ठीक हो गया। इसके अलावा हमारे पास ये H1 रिसेप्टर्स एड्रीनल मेड्यूला के अंदर भी प्रेजेंट होते हैं। जब आपके पास हिस्टामिन जाके एड्रीनल मेड्यूला के ऊपर जो H1 रिसेप्टर्स हैं उनके ऊपर बाइंड करेगा तो ये एड्रीनल मेड्यूला से क्या सिक्रीट करवाएगा, इट विल सिक्रीट कैटिकोलामीन्स। कैटिकोलामीन्स क्या होते हैं, एपिनेफ्रीन, नॉरएपिनेफ्रीन, डोपामीन। ठीक है, तो ये आपके पास ये वाले हार्मोन्स सिक्रीट करवाएगा। सो H1 रिसेप्टर हैज गॉट वैरायटी ऑफ फंक्शंस। ऑलराइट, सो अगर देखो इन सबको हमने एलर्जिक रिएक्शंस नहीं करवाने तो हम एंटी हिस्टामिन देंगे H1 रिसेप्टर को ब्लॉक करने के लिए। हमें अगर ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन नहीं करवानी है, ठीक है, तो हम इसके अगेंस्ट जो है वो, अगर कोई बंदा देखो सर्केडियन रिदम को मेंटेन करे, अगर कोई बंदा जो है उसके अंदर ये H1 रिसेप्टर्स बहुत ज़्यादा हैं, वो बहुत ज़्यादा जाग रहा है, तो हम उसको ऐसी एंटी हिस्टामिन देंगे जिसकी वजह से वो सो जाए। या अगर कोई बंदा जिसको नींद नहीं आ रही है तो हमारे पास क्या होता है, उसको हम ऐसी एंटी हिस्टामिन देंगे कि उसको नींद आए। ठीक है, सो इस तरह से जब तक हमें मैंने कहा ना आपको, जब तक हिस्टामिन के फंक्शंस पता नहीं होंगे आपको एंटी हिस्टामिन भी समझ नहीं आएगी। ठीक है, सो ये हमारे पास H1 रिसेप्टर्स के ऊपर जब भी हिस्टामिन एक्ट करेगा तो उसके ये इफेक्ट्स होंगे। मूविंग टूवर्ड्स H2 रिसेप्टर्स। ठीक है, सो H2 रिसेप्टर्स हमारे पास क्या है, GS टाइप है, यानी कि ये साइक्लिक AMP को ज़्यादा करेंगे। अब याद रखना है ये जो हमारे पास H2 रिसेप्टर्स हैं दे आर मेनली प्रेजेंट इन स्टमक। ठीक है, ये हमारे पास कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, दे आर मेनली प्रेजेंट इन स्टमक, और स्टमक में भी हमारे पास कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, पैराइटल सेल्स में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, और ये यहाँ पे क्या करते हैं, याद रखना है, दे विल इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ HCl। ऑलराइट, अगर हम H3 रिसेप्टर्स की बात करें तो ये हमारे पास क्या है, GI टाइप है, यानी कि इनहिबिटर्स हैं। ठीक है, सो साइक्लिक AMP को ये दोनों ही इनहिबिट करेंगे। ये जो आपके पास H4 रिसेप्टर्स है ना, ये हमारे पास कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, ये आपके पास प्रेजेंट होते हैं वाइट ब्लड सेल्स के ऊपर, और वाइट ब्लड सेल्स के अंदर ये क्या करवाते हैं, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कीमोटैक्सिस। दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कीमोटैक्सिस। ऑलराइट, अब ये जो H3 रिसेप्टर्स हैं इनके बारे में याद रखना है, दे आर प्री साइनेप्टिक ऑटो रिसेप्टर्स। दे आर presynaptic autoreceptors. Now what is meant by presynaptic autoreceptors? हमारे पास लेट्स से ये एक न्यूरॉन है, ठीक है, और इस न्यूरॉन के ऊपर क्या है, हम H3 रिसेप्टर्स की बात करें। ठीक है, बेसिकली होता क्या, ये कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, ये हमारे पास लेट्स से ये न्यूरॉन है और न्यूरॉन के अंदर हमारे पास वेसिकल्स, और इन वेसिकल्स के अंदर हमारे पास क्या है,
इन वेसिकल्स के अंदर हमारे पास है हिस्टामीन। नाउ जब ये वेसिकल्स आपके पास हिस्टामीन को रिलीज करेंगी, ठीक है, सो याद रखना है दिस हिस्टामीन विल बाइंड ऑन द रिसेप्टर्स विच आर प्रेजेंट ऑन द सेम मेम्ब्रेन विच इज रिलीजिंग इट। यानी कि मतलब क्या है, ये इस न्यूरॉन ने इनको रिलीज किया ना, तो इसी न्यूरॉन के ऊपर इसके क्या प्रेजेंट होंगे, रिसेप्टर्स प्रेजेंट होंगे। द रिसेप्टर्स आर प्रेजेंट ऑन द सेम मेम्ब्रेन, ठीक है। तो ये हिस्टामीन जाके दोबारा इन्हीं रिसेप्टर्स के ऊपर एक्ट करेगी, ठीक है। इसे हम कहते हैं प्री साइनेप्टिक ऑटो रिसेप्टर्स, ठीक है। और जब हिस्टामीन आपके पास रिलीज हुई, सो ये हिस्टामीन बेसिकली क्या करती है, ये हमें ये वेकफुलनेस को कम करती है। ये क्या करती है, वेकफुलनेस को कम करती है, यानी कि इंसान सोता है, ठीक है, स्लीपनेस को ये ज्यादा करती है, ठीक है। इसके अलावा इट इनहिबिट ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन, ये क्या करती है, ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन को कम करती है, HCl रिलीज को कम करती है, कैटिकोलामीन्स को कम करती है। क्यों कम कर रही है, क्योंकि इट इज ऑफ GI टाइप, इनहिबिटरी है ना। तो इनहिबिटरी का क्या मतलब है, इनहिबिटरी का मतलब है इनहिबिट करना है। नॉर्मली हमारे पास क्या होता है, H1 रिसेप्टर क्या कर रहा है, वेकफुलनेस को बढ़ा रहा है क्योंकि वो स्टिमुलेटरी है। ये हमारे पास क्या है, इट इज इनहिबिटरी, तो ये आपके पास वेकफुलनेस को भी कम करेगा, ये आपके पास ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन को भी कम करेगा। इसके अलावा ये क्या करेगा, इट विल डिक्रीज कैटिकोलामीन्स रिलीज, और ये हमारे पास HCl की प्रोडक्शन को भी कम करेगा। ऑलराइट, सो दीज आर द बेसिक फंक्शंस ऑफ हिस्टामीन, ठीक है। हमने देखा कि किस तरह से हिस्टामीन एक्ट करता है, ठीक है। नाउ मूविंग टूवर्ड्स द ड्रग्स, ठीक है। अब हम देखते हैं कि ऐसी कौन सी ड्रग्स हैं जो हिस्टामीन रिसेप्टर्स के ऊपर जाकर एक्ट करती हैं। ड्रग्स ऑन हिस्टामीन रिसेप्टर्स, ऐसी कौन सी ड्रग्स हैं जो जाके हिस्टामीन रिसेप्टर्स के ऊपर एक्ट करती हैं और इनको ब्लॉक करती हैं। या तो वो इनको ब्लॉक करेंगे, या तो वो इनको एगोनिस्ट होंगे, यानी कि इनके एक्शन को एनहांस करेंगे या इनके एक्शन को सुप्रेस करेंगी, ठीक है। सो H3 रिसेप्टर से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम लिखते हैं H3 रिसेप्टर्स के लिए कौन सी ड्रग्स होती हैं, देन वी विल डिस्कस अबाउट H2 रिसेप्टर्स, एंड लास्ट में क्योंकि हमारे पास H1 हैज गॉट वैरायटी ऑफ फंक्शंस, सो H1 रिसेप्टर्स की ड्रग्स को हम लास्ट में डिस्कस करेंगे। सो अगर हम H3 रिसेप्टर की बात करें, सो हमने डिस्कस किया कि H3 रिसेप्टर हमारे पास क्या है, इट इज ऑफ GI टाइप, यानी कि G इनहिबिटरी है, ठीक है। जब इनहिबिटरी है तो नॉर्मली ये हमारे पास क्या करता है, हिस्टामीन की रिलीज को कम करता है, क्योंकि ये हमारे पास क्या है, हिस्टामीन क्या करता है, ये हिस्टामीन की रिलीज को कम करता है। क्यों हिस्टामीन की रिलीज को कम कर रहा है, बिकॉज इट इज इनहिबिटरी, ठीक हो गया। जब हिस्टामीन की रिलीज कम हो रही है, हिस्टामीन कम रिलीज हो रहा है, इसका मतलब है कि बंदा क्या हो जाएगा, बंदा सो जाएगा, ठीक है। सो द ड्रग वी हैव इज टिप्रोलिसेंट। इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, याद रखना है, ये जो हमारे पास टिप्रोलिसेंट है, इट इज H3 इनवर्स एगोनिस्ट। और फार्माकोडायनामिक्स में हमने देखा था इनवर्स एगोनिस्ट क्या होता है, इनवर्स एगोनिस्ट आपके पास ऑपोजिट एक्शन परफॉर्म करता है। सो ये टिप्रोलिसेंट क्या है, इट इज H3 इनवर्स एगोनिस्ट, ऑलराइट, यानी कि ये अपना ऑपोजिट इफेक्ट शो करेगा। जब ऑपोजिट इफेक्ट शो करेगा, सो हमारे पास नॉर्मली H3 क्या कर रहा है, हिस्टामीन को कम कर रहा है, तो टिप्रोलिसेंट दी, ये तो हमारे पास इनवर्स एगोनिस्ट है, ऑपोजिट इफेक्ट शो करेगा। सो ऑपोजिट इफेक्ट क्या हो सकता है, ऑपोजिट इफेक्ट ये हो सकता है कि ये हिस्टामीन को ज्यादा कर देगा। जब ये हिस्टामीन को ज्यादा करेगा तो क्या होगा, बंदा जाग जाएगा, वेक अप, ऐसा ही है, ठीक है। सो इसको हम किसकी ट्रीटमेंट में यूज कर सकते हैं, ये ड्रग हम कब दे सकते हैं, H3 की ड्रग, ठीक है। सो याद रखना है, इट इज यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ नार्कोलेप्सी। नार्कोलेप्सी बेसिकली हमारे पास क्या होता है, वो लोग जो दिन के टाइम सोते हैं, ठीक है। सो जब आप लोग ये ड्रग दोगे तो वो दिन के टाइम नहीं सोएंगे, अब हमने उनको जगाए रखना है, ठीक है। सो जागने के लिए हमने उनकी बॉडी के अंदर हिस्टामीन का लेवल ज्यादा होना चाहिए, बिकॉज हिस्टामीन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर वेकफुलनेस, राइट।
सो हिस्टामिन ज्यादा कब हो सकती है, जब आप H3 यानी कि उसको इनहिबिट करने वाले फैक्टर को क्या कर दो, ब्लॉक कर दो, ठीक है। सो हम क्या करते हैं, हम टिप्रोलिसेंट देते हैं जो कि H3 इनवर्स एगोनिस्ट है, ये अपना ऑपोजिट इफेक्ट शो करेगी, नॉर्मली डिक्रीज कर रहा था, अब ये क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, एज अ रिजल्ट आपके पास बंदा जाग जाएगा। सो यूज आपके पास क्या है, इट इज यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ नार्कोलेप्सी। नार्कोलेप्सी क्या है, डे टाइम स्लीप, ठीक है, डे टाइम स्लीप, ऑल राइट। इसके बाद हमारे पास है H2 रिसेप्टर्स, ठीक हो गया। अब H2 रिसेप्टर्स के लिए जो हम ड्रग यूज करते हैं, H2 रिसेप्टर्स हमारे पास क्या है, GS टाइप है, यानी कि ये हमारे पास क्या है, G स्टिम्युलेटरी है, ये हर चीज की प्रोडक्शन को एनहांस करेंगे। सो हमने प्रोडक्शन कम करवानी है, तो प्रोडक्शन कम कब होगी, जब हम इन H2 रिसेप्टर्स को ब्लॉक कर दें, ठीक हो गया। सो हम कह सकते हैं कि जो H2 रिसेप्टर्स के लिए ड्रग्स यूज होती हैं, दैट आर H2 ब्लॉकर्स, वी यूज H2 ब्लॉकर्स, ठीक है। अब नॉर्मली H2 का क्या काम होता है, नॉर्मली ये क्या करता है, अगर हम नॉर्मल फंक्शन की बात करें, नॉर्मली H2 रिसेप्टर का क्या काम है, H2 इंक्रीजेस HCl, क्योंकि हमने बात की था H2 रिसेप्टर्स हमारे पास कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, देर मेनली प्रेजेंट इन स्टमक, इन पैराइटल सेल्स, ठीक है। सो वहां पे ये HCl की प्रोडक्शन को ज्यादा कर रहे थे, ठीक है। सो नॉर्मली ये करते हैं, H2 रिसेप्टर्स HCl की प्रोडक्शन को ज्यादा कर रहे हैं, और ये ज्यादा कैसे करेंगे, बिकॉज दे आर जी स्टिमुलेटरी, तो ये साइक्लिक AMP को ज्यादा करेंगे, एज अ रिजल्ट आपके पास HCl की प्रोडक्शन ज्यादा होगी, ठीक है। लेकिन जब आपने H2 ब्लॉकर दे दिए, सो H2 ब्लॉकर आपके पास क्या करता है, H2 ब्लॉकर जाके H2 रिसेप्टर्स को ब्लॉक कर देगा, एज अ रिजल्ट ये H2 रिसेप्टर्स आपके पास HCl ज्यादा प्रोड्यूस नहीं करेंगे, ठीक है। जब HCl ज्यादा प्रोड्यूस नहीं करेंगे तो आपके पास एसिडिटी भी नहीं होगी, ठीक है। सो H2 ब्लॉकर से कहते हैं, दे विल डिक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ HCl, और कैसे डिक्रीज करेंगे, साइक्लिक AMP के लेवल को डिक्रीज कर देंगे बाय डिक्रीजिंग साइक्लिक AMP, ऑलराइट। सो इनका यूज क्या है, इनको हम कहाँ पे यूज कर सकते हैं, अगर हम यूजेस की बात करें तो उन कंडीशंस में हम यूज करेंगे जब हमारे पास HCl ज्यादा हो जाएगा, हमने HCl को कम करवाना है, ठीक है। तो ऐसी कौन सी डिजीज है जिसके अंदर HCl ज्यादा हो जाता है, सो द कॉमन डिजीज इज पेप्टिक अल्सर, सही है। सो पेप्टिक अल्सर में हमारे पास क्या होता है, HCl बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, एज अ रिजल्ट हम उनको क्या देते हैं, हम उनको H2 ब्लॉकर्स देते हैं, जिसकी वजह से HCl की प्रोडक्शन कम होती है, all right. So the drugs in H2 receptors are ranitidine है, cimetidine है, famotidine है और nizatidine है. Let me write. The drugs we have are ranitidine, हमारे पास है cimetidine, इसके अलावा हमारे पास है famotidine, और we have nizatidine. All right. Now moving towards the drugs of H1 receptors. As we have already discussed that H1 receptors have got variety of functions, ठीक है, जिसके जितने ज्यादा functions उनके लिए उतनी ज्यादा drugs, ठीक हो गया। सो याद रखना है, ये जो हमारे पास H1 receptors हैं, इनके बारे में, इनके लिए हमारे पास दो तरह की ड्रग्स होती हैं, ठीक है। वी हैव गॉट टू टाइप्स ऑफ ड्रग्स, एक हमारे पास H1 को पार्शियली ब्लॉक करती है, विच आर नोन एज H1 पार्शियल एगोनिस्ट, ऑल राइट। और एक वो होती है जो कि H1 रिसेप्टर्स को कंप्लीटली ब्लॉक कर देती हैं, दैट आर H1 एंटागोनिस्ट, और वी कैन से दैट आर एंटीहिस्टामीन्स, एंटीहिस्टामीन। अब आपकी बुक वालों ने, अब TOS में डायरेक्ट हमारे पास एंटीहिस्टामीन है, ठीक है। एंटीहिस्टामीन स्टार्ट यहां से होता है, ठीक है। सो जब तक पिछली चीज आपको समझ नहीं आएगी, आपको अगली चीज भी समझ नहीं आएगी। सो H1 रिसेप्टर्स हमारे पास क्या होते हैं, H1 रिसेप्टर्स के लिए जो ड्रग्स होती हैं वो दो तरह की होती हैं, एक वो ड्रग्स होती हैं जो कि H1 को पार्शली या इनकम्प्लीटली ब्लॉक करती हैं, ठीक है,
और दूसरी वो ड्रग्स होती हैं जो कि H1 रिसेप्टर्स को कंप्लीटली ब्लॉक कर देती हैं, दे आर आल्सो नोन एज एंटीहिस्टामीन ड्रग्स, ठीक है। सो H1 पार्शियल एगोनिस्ट के अंदर द ओनली ड्रग वी हैव इज बीटा हिस्टिडीन। बीटा हिस्टिडीन ये आपके पास ब्रांड नेम वर्टेन के अंदर आती है, ठीक है। इसका ब्रांड नेम क्या होता है? वर्टेन। अब इसका बेसिकली काम क्या है? इट इज यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ वर्टिगो, ठीक है। वर्टिगो हमारे पास क्या होता है? हमारे ईयर के अंदर ना एक प्रेशर होता है दैट इज नॉन एज लेब्रिंथिन प्रेशर, ठीक है। अब इस लेब्रिंथिन प्रेशर का बेसिकली काम क्या होता है? ये हमारे ईयर के अंदर जो वेस्टिब्यूलर नर्व्स हैं इनको स्टिमुलेट करता है। जब ये प्रेशर कम हो जाएगा, ठीक है, तो ये हमारे पास वेस्टिब्यूलर नर्व को स्टिमुलेट भी नहीं करता है, ठीक है। तो वर्टिगो के अंदर बेसिकली क्या होता है? वर्टिगो के अंदर लेब्रिंथिन प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है? स्टिमुलेशन बहुत ज़्यादा हो जाती है, ठीक है। तो ये बीटा हिस्टिडीन हमारे पास वर्टिगो को ट्रीट करने के लिए होती है, यानी कि प्रेशर को कम करती है, एज अ रिजल्ट स्टिमुलेशन भी कम होती है, ठीक हो गया। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। एंटीहिस्टामीन्स आर इम्पॉर्टेंट, ठीक है। अब ये एंटीहिस्टामीन्स याद रखना है कि एक हमारे पास होती हैं फर्स्ट जनरेशन एंटीहिस्टामीन्स and we have got second generation antihistamines. Now what are first generation antihistamines and what are second generation antihistamines? Let's discuss one by one, ठीक है। इनमें हम differences देखते हैं। फर्स्ट जनरेशन एंटीहिस्टामीन, AH for antihistamine, ठीक है, and second generation antihistamine. फर्स्ट जनरेशन एंटीहिस्टामीन क्या है? याद रखना है, दे क्रॉस ब्लड ब्रेन बैरियर। दे आर फर्स्ट जनरेशन एंटीहिस्टामीन्स, दे विल क्रॉस ब्लड ब्रेन बैरियर। जब ये ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस कर देती हैं, सो इट मीन्स कि दे इंटर इन ब्रेन। ऑलराइट, जब ब्रेन के अंदर इंटर होती हैं तो ब्रेन के सिस्टम को खराब करेंगी, ठीक है। जब ये ब्रेन के सिस्टम को खराब करेंगी, सो इट मीन्स दैट दे आर सेडेटिव ड्रग्स, यानी कि ये सेडेशन कॉज करेंगी। सो वी कैन से दैट जो फर्स्ट जनरेशन एंटीहिस्टामीन्स हैं दे आर सेडेटिव ड्रग्स। ये क्या कॉज करेंगी? ये सेडेशन कॉज करेंगी, यानी कि बंदा थोड़ा थोड़ा अपना होश आवाज खो बैठेगा, ठीक हो गया। जबकि जो हमारे पास सेकंड जनरेशन एंटीहिस्टामीन्स हैं दे डू नॉट क्रॉस ब्लड ब्रेन बैरियर। ये हमारे पास ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस नहीं कर सकती, एज अ रिजल्ट ये ब्रेन के अंदर भी नहीं जाएंगी। जब ये ब्रेन के अंदर नहीं जाएंगी, सो याद रखना है ब्रेन के अंदर ये नहीं जाएंगी। जब नहीं जाएंगी, सो दे आर नॉन सेडेटिव ड्रग्स, यानी कि सेडेशन कॉज नहीं करेंगी। ऑलराइट, लेकिन इसमें एक एक्सेप्शन है सिट्राजीन की। सिट्राजीन हमारे पास एक्सेप्शन, आई एम राइटिंग एक्सेप्शन विद रेड, ठीक है, एक्सेप्ट सिट्राजीन। ये जो हमारे पास सिट्राजीन है, इट विल कॉज सेडेशन, ठीक है, ऑल्दो इट इज सेकेंड जनरेशन एंटीहिस्टामीन बट इट विल स्टिल कॉज सेडेशन। तो ये हमारे पास क्या है? इट इज अ सेडेटिव ड्रग। ऑलराइट, उसके अलावा हमारे पास जो एंटीहिस्टामीन की फर्स्ट जनरेशन है, याद रखना है दे हैव एंटीकोलिनर्जिक प्रॉपर्टी। दे हैव गॉट एंटीकोलिनर्जिक प्रॉपर्टी। नाउ व्हाट इज मेंट बाय एंटीकोलिनर्जिक प्रॉपर्टी? यानी कि ये हमारे पास ACH रिसेप्टर्स जो होते हैं ना, एंटीकोलिनर्जिक प्रॉपर्टी, जो हमारे पास एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर्स हैं उनको ब्लॉक कर देगी। जब ये एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर्स को ब्लॉक कर देगी तो एज अ रिजल्ट हमारे पास क्या होगा? इट विल लीड टू मेमोरी लॉस। ऑलराइट, क्योंकि ब्रेन के अंदर है ना, मेमोरी लॉस कॉज करेगी। इसकी वजह से आपके पास ड्राई आईज होंगी, ड्राई माउथ होगा। ड्राई आईज, ड्राई माउथ। ऑलराइट, जबकि ये जो हमारे पास सेकेंड जनरेशन एंटीहिस्टामीन्स हैं दे डू नॉट हैव एंटीकोलिनर्जिक प्रॉपर्टीज। याद रखना है दे आर एंटी एलर्जिक, दे शो एंटी एलर्जिक इफेक्ट्स। ये जो सेकेंड जनरेशन एंटीहिस्टामीन्स हैं इनको आप यूज करते हो एलर्जी के अगेंस्ट, ठीक है। जिन बंदों को एलर्जी होती है सो उनको सेकेंड जनरेशन एंटीहिस्टामीन ड्रग्स दी जाती हैं, ठीक हो गया। अब याद रखना है जो हमारे पास फर्स्ट जनरेशन एंटीहिस्टामीन ड्रग्स हैं, अब हमने क्या बात की? दे आर सेडेटिव ड्रग्स। सेडेटिव ड्रग्स मींस सेडेशन कॉज कर रही हैं।
तो क्या हम इनको पायलट्स को, ड्राइवर्स को या मशीनरी ऑपरेटर्स को देंगे? याद रखना है, दे आर कॉन्ट्रा इंडिकेटेड इन पायलट्स, ड्राइवर्स एंड मशीनरी ऑपरेटर्स, क्योंकि अगर उनको दिया, उनके अंदर सेडेशन हुई तो वो सो जाएंगे। जब वो सो जाएंगे तो फिर जो गाड़ी में बैठा होगा, जो जहाज में बैठा होगा, वो सब भी सो ही रहेंगे। ठीक है, तो उनको हमने कभी भी फर्स्ट जनरेशन एंटी हिस्टामिन्स नहीं देनी है, दे आर कॉन्ट्रा इंडिकेटेड। ऑलराइट, इसके अलावा ये आपने चिल्ड्रन को और ये अपने बच्चों को और हमारे पास जो ओल्ड एज पीपल होते हैं उनको भी नहीं देनी है, क्योंकि हमने बात की ना, दे आर इन्वॉल्व इन मेमोरी। ठीक है, सो हम ये मेमोरी लॉस कॉज कर रहे हैं। ठीक है, सो चिल्ड्रन और ओल्ड एज पीपल के अंदर ये मेमोरी लॉस कॉज कर सकते हैं। ऑलराइट, नाउ हम ये देखते हैं कि फर्स्ट जनरेशन के अंदर ड्रग्स कौन कौन सी आती हैं। सो नाउ डिस्कसिंग ड्रग्स ऑफ फर्स्ट जनरेशन। सो इसके अंदर आपके पास एक वो हमारे पास होती हैं जो कि हाईली सेडेटिव होती हैं, यानी कि जो ज्यादा सेडेशन कॉज करती हैं। उनमें हमारे पास प्रोमेथाजीन आती है, ठीक है, हाइड्रोक्सीजीन आती है और डाइफेनहाइड्रा अमीन आती है। ठीक है, देन हमारे पास मॉडरेटली सेडेटिव होती हैं, जिसमें हमारे पास सिप्रोहेप्टेडीन आती है, मेलिजीन आती है और सेनारोजीन आती है। और ये कुछ ड्रग्स हैं जो हमारे पास हाईली सेडेटिव, मॉडरेटली सेडेटिव और ली सेडेटिव में आती हैं। इनको आपने खुद ही देख लेना है। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट हिस्टामीन्स एंड एंटी हिस्टामीन ड्रग्स। ठीक है, सो टॉपिक आपका एंटी हिस्टामीन्स का हम लोगों ने देख लिया कि एंटी हिस्टामीन्स किस तरह से एक्ट करते हैं। ठीक हो गया, आप लोग कौन कौन सी ड्रग्स यूज करोगे इनके लिए। ठीक है, फर्स्ट जनरेशन क्या होती है, सेकंड जनरेशन क्या होती है। ठीक है, so this is all about week 11th and 12th of pharmacology. So we are done with antihistamine drugs. I hope you understand.